Welcome everyone. This is me Nikita Gupta. I'm welcoming you all on my channel Nikita Science Bio Weapon. सबसे पहले तो I want to give you thanks for subscribing my channel. And second thing, in this today video, we are going to discuss about the circulation in human beings, which is the part of blood transportation. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें हम लोगों ने रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कशन किया था और किस तरीके से ग्लूकोज डिफरेंट डिफरेंट पाथवे से ब्रेक डाउन होता है. एंड होप आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस भी क्लियर हो चुका होगा. तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द function of circulatory system, basically what function it is performing, and then what is blood and what will be the composition of blood. हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड द थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज डबल सर्कुलेशन और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी. स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर, जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट हो. सपोज करो अगर पंजाब में बहुत अच्छी खेती होती है या यूपी में बहुत अच्छे गन्ने उगते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि वो सिर्फ यूपी में ही ना रहे, उसकी जो पहुंच है वो देश के हर कोने तक होनी चाहिए. और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास में बेहतर ट्रांसपोर्टेशन हो. सेम उसी तरीके से अगर हम अपनी बॉडी को लेकर के बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस था वो आप सभी ने देखा कि वो स्टमक में हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किया गया. ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब फूड एसिमुलेट यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. और ब्लड इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी जो कि आपकी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स कि वो आपकी बॉडी को थ्रू आउट कनेक्ट कर सकता है. आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो कि पूरी बॉडी में थ्रू आउट प्रेजेंट है. द ओनली एंड ओनली ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू विच वी हैव, जो कि हमारी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो कनेक्ट करता है. और दैट इज वाई दिस ब्लड इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए फंक्शन के तौर पर. अगर हम लोग देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सो स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, कि जब कभी भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्कुलेशन होता क्या चीज़ है, तो आप ये बता सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड इज नोन एज सर्कुलेशन. एंड सर्कुलेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. तो बेसिकली हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को यहाँ पे समझ लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. 3 चीज़ों से बनी है. द वन इज योर ब्लड, and the another one is blood vessels and heart. तो these are the 3 basic part जो कि हमारे पास में स्टडी करने के लिए. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में. एज वी हैव डिस्कस, दिस ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. दैट मीन्स फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब बेसिकली ये होता है फ्लूइड विच कैन फ्लो. जो चीज़ें बह सकती हैं उनको हम फ्लूइड के फॉर्म में रखते हैं, लेकिन ये लिक्विड जैसा नहीं है, इसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, इसलिए इसके स्टेट को फ्लूइड कहा जाता है. कनेक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं, कनेक्शन का मतलब है बिकॉज इट इज गोइंग टू कनेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो इन कंटिन्यूस वे, इसीलिए इसे कनेक्टिव कहा जा रहा है. एंड टिश्यू बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स, बट इट इज हैविंग अ कॉमन फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन, जो कि सारी की सारी सेल्स आपकी बोन मैरो में बनती है. एंड दैट इज वाई दिस इज कंसिडर्ड एज ए टिश्यू. सो आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए हैं कि इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड वाई? बिकॉज इट कैन फ्लो. Connective because it is connecting your body from head to toe. And tissue because it is made up of so many type of cells, जैसे RBCs, WBCs and platelets are there. and सबका function और origin common है, यानी ये कहीं ना कहीं transportation exchange of gases को लेकर के, और अगर हम बात करते हैं इनके origin को लेके, तो ये सारी की सारी cells bone marrow में बनती हैं. तो इसलिए इसको fluid connective tissue कहा जाता है. अब मैं अगर बात करूँ ब्लड के composition को लेकर के, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. आपको ये याद रखना है कि composition के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ब्लड के पास बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट इज फ्लूइड पोर्शन एंड द सेकंड वन इज द ब्लड सेल्स. इफ यू टॉक अबाउट द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज नोन एज योर प्लाज्मा, एंड द
सेल कंटेंट विच इज कंटेनिंग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो हम लोग क्विकली थोड़ा उसको भी एक बार देख लेते हैं। दैट दिस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग। द फर्स्ट वन इज नोन एज द प्लाज्मा and the another one is known as the blood cell. If you talk about the plasma content, student, this plasma content is actually a fluid container and that is why it is consist of 95% of water। यानी अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की तो प्लाज्मा खुद 95% है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है 95%। और कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में 92% का भी दिया जाता है विच इज़ हैविंग वाटर। And then third thing will be there will be presence of some insoluble salts will be there and sometimes CO2 and O2 will be also present। कुछ अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ 25 to 30% ही हीमोग्लोबिन के थ्रू बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। जो बाकी कंसनट्रेशन होता है वो आपका प्लाज्मा ही उसको बाहर लेकर के आता है। तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी कहीं ना कहीं प्लाज्मा हेल्प करती है। एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं ब्लड को लेके ना, तो ब्लड में प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 55% है। यानी ब्लड का और टोटल अगर 100% ब्लड है तो इन दैट 100% ब्लड 55% कंसेंट्रेशन आपके प्लाज्मा का होगा एंड 45% विल बी ऑब्टेन बाय द ब्लड सेल। तो हम लोग यहीं पे बगल में लिख लेते हैं कि दिस प्लाज्मा इज अबाउट 45% और 55%। This plasma is about 55% and the cells are of about 45%। I am only giving you a specific approx data कि जो कि ये है। अब सबकी बॉडी में ये डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है, किसी किसी की बॉडी में सेल्स की नंबर काउंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लड सेल्स, एज वी नो दिस ब्लड सेल्स इज ऑफ 3 टाइप। 3 तरह की सेल्स होती हैं, सभी को पता है। द आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। If you talk about the RBCs are known as erythrocytes. WBCs are known as your leukocytes. And these platelets are actually known as your thrombocytes। इनको thrombocytes भी कहा जाता है। So these are the 3 basic things। आरबीसीज का बेसिकली फंक्शन, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज को लेकर के 3 बातें याद रखिएगा। 3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसीज के कॉन्टेक्स्ट में। पहली चीज, ये वो सेल्स है जो कि न्यूक्लियस के बिना पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम बिना न्यूक्लियस के होती है, लेकिन द फैक्ट इज जब ये अपनी अर्ली स्टेजेस में होती है देन दे हैव न्यूक्लियस, बट अदर देन दैट जैसे ये मेच्योर होती है तो दे विल लैक और दे विल डीजेनरेट देयर न्यूक्लियस एंड एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी उनके पास न्यूक्लियर की एब्सेंस होती है। वाई? ताकि आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन कर पाए एंड हीमोग्लोबिन विल गोइंग टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स। तो एक तरीके का फंक्शन है यहाँ पे, जो कि अगर न्यूक्लियस होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं हो पाएगा, तो न्यूक्लियस अपने आप को डिजेनरेट करता है कहीं ना कहीं ताकि आरबीसीज हीमोग्लोबिन्स को कंटेन कर सके एंड दीज हीमोग्लोबिन्स आर गोइंग टू डिलीवर द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट अबाउट दिस। सेकेंड चीज, जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। एंड नेक्स्ट थिंग, ये भी बोन मैरो में है और इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि दे कंटेन हीमोग्लोबिन एंड दैट इज वाई दे आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, सप्लीमेंट्री है, वो सप्लाई आपको कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। दिस हीमोग्लोबिन इज द पार्ट ऑफ आरबीसी एंड दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग देयर रेड कलर। तो ये क्वेश्चन एक बनता है कि आरबीसीज को उनका रेड कलर कहाँ से मिलता है, तो आंसर यू विल गिव दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हिम इज ए आयरन पोर्शन एंड ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। हीम इज ए आयरन पोर्शन एंड ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। तो ये दोनों ही कंपाउंड मिल करके रेड कलर आपकी आरबीसीज को प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एक एमसीक्यू यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट? द आंसर इज अगेन हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में जो पिगमेंट हेल्प करता है वो आपका हीमोग्लोबिन ही होता है, बिकॉज इट इज ओनली हैविंग द एबिलिटी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें। अब लेकिन क्वेश्चन इस चीज़ का है, आपको ये याद रखने की बात है बच्चों कि हीमोग्लोबिन CO2 से ज़्यादा एफेक्शनेट है। मतलब अगर एक कंपैरिजन पूछा जाए, ठीक है, जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि आपको आइसक्रीम खाना है कि आपको
घर में बना हुआ जो है मिल्क शेक पीना है तो यू विल प्रीफर फॉर द आइसक्रीम, क्योंकि आपको आइसक्रीम भले वो नुकसानदायक है लेकिन आप आइसक्रीम को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के साथ भी है, ऑक्सीजन इज यूजफुल बट CO2 इज नॉट यूजफुल, बट कहीं ना कहीं जो हीमोग्लोबिन है उसका भी जो अफेक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। एंड दिस इज द रीजन ये हीमोग्लोबिन फिर क्या करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करती है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब जहाँ जो ज़्यादा होगा, जिसका पलड़ा भारी होगा ये उसके साथ अटैच हो जाती है। तो जब ये हमारे लंग्स में आती है एलोवेलाई के केस में, बाय दैट टाइम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ कंबाइन कर जाती है बड़े आसानी से। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गन्स की, बॉडी ऑर्गन्स में चूंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जा चुका है लेकिन वहां पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू अटैच विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इसका काम चलता रहता है। लंग्स में यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी। जब हम बात करेंगे ऑर्गन्स की या टिश्यूज की तो यही हीमोग्लोबिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन करेंगी। तो होप ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो चुका है। तो सो आरबीसीज इज गोइंग टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली, एंड CO2 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। नाउ वी आर कमिंग ऑन द WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, दे आर डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। ये एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, यानी इनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। सेकेंड थिंग्स, ठीक है, सेकेंड चीज ये है, पर इनका जो फंक्शन है, इनका जो नंबर है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। WBCs कम पाई जाती है इन कंपैरिजन टू RBCs की। अगर हम लोग बात करते हैं, WBCs आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके की WBCs होती है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द फर्स्ट वन इज नोन एज योर ग्रेन्युलोसाइट एंड द अनदर वन इज नोन एज योर ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स है ये अपना आगे भी चल करके डिवाइड होती रहती है। ग्रेन्युलोसाइट्स इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे मैं एक जल्दी से क्विक दे देती हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं इओसिनोफिल्स हो सकती हैं ये, एंड फिर बेसोफिल्स होती हैं, एंड इन दैट वन मोर इज ऑल्सो देयर। इसी तरीके से ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो वहां जो हमको बताना है वो हम आपको बताएं। द फर्स्ट वन इज नोन एज योर मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स है, एंड द अनदर वन इज नोन एज योर लिम्फोसाइट्स। तो इन दैट वे इफ यू कैन रिमेंबर दीज वर्ड, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को वर्ड याद रखिएगा। मोनोसाइट्स आर प्लेइंग द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं कि बेसिकली कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन माइक्रो बॉडी हमारी बॉडी के अगर एंटर करते हैं तो ये मोनोसाइट्स उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसे इनगल्फ कर लेता है। एक तरीके से समझ रहे हो कि आपको ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडीज। एंड सेकेंड थिंग वी हैव अ लिम्फोसाइट्स। अगर हम लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं तो दे आर द स्पेशल सेल्स विच आर सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बॉडी। अब जो मॉलिक्यूल बाहर आया है उसके अगेंस्ट में कोई एक केमिकल सर्टेन रिलीज करती है ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके। देखो कहीं पे भी किसी भी राज्य में, अब सपोज करो तुम लोग राजा बन जाओ, ठीक है, आज के लिए राजा बन जाओ। अब तुम्हारी कोई साम्राज्य है, कोई भी तुम्हारा देश है, अब उसमें कोई अगर आक्रमण करेगा तो आप उसको कैसे बचाओगे? आपके पास 2 डिफेंस टेक्नोलॉजी हो सकती है। पहली चीज तो लड़ना भिड़ना चालू कर दो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा। अगर आपकी सेना तैयार है तो आप लड़ाई चालू करोगे, तो वो काम मोनोसाइट्स कर लेती है कि वो लड़ने भिड़ने के लिए चली जाती है और जितने मिलते हैं उनको इनगल्फ करती चली जाती है। सेकेंड चीज क्या कर सकते हो? सेकेंड चीज आप ये कर सकते हो कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमें नुकसान ना हो लेकिन उनको नुकसान हो जाए। तो फिर आप क्या कर सकते हो? देखो 2-3 चीजें भाई, अगला इंसान जब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कुछ बड़ी से युद्ध लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है शाम को थकेगा, खाना खाएगा, कुछ करेगा। एक बार चाणक्य ने ये काम किया था। चाणक्य ने समुद्रगुप्त और आई थिंक चंद्रगुप्त में से किसी एक जन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जो अपोजिट पार्टी थी उसमें प्लेग की दवा मिला दी थी, मतलब प्लेग का इन्फेक्शन वहां पे कॉज कर दिया था। तो जिससे जो सैनिक थे वो बेचारे बीमार पड़ने लग गए। जब बीमार पड़ने लग गए तो जो सेना थी बेचारी बहुत कमजोर हो गई और वो हार करके वहां से चली गई, हताश होकर के, और वो जीत नहीं हासिल कर पाई। तो सेम उसी तरीके से जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी में सर्टेन केमिकल्स के तौर पे पाए जाते हैं, जो कि कौन रिलीज कर रहा है? लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स आर रिलीजिंग एंटीबॉडीज, जो कि सर्टेन केमिकल्स है बॉडी में, जो कि अगेंस्ट वर्क करेंगे इन फॉरेन मॉलिक्यूल्स और माइक्रो बॉडीज में और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो होप ये स्टोरी के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि लिम्फोसाइट्स का बेसिकली फंक्शन क्या है। और जो बाकी सेल्स है हमारे पास में वो कहीं ना कहीं हेल्प करती रहती है डिफेंस में ही। ये भी याद रखना है कि WBCs का बेसिकली फंक्शन ही यही है कि वो हमारी बॉडी को डिफेंस में और इम्यूनिटी में हेल्प करती है।
फिर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बेसिकली अगर देखा जाए तो भाई अब जब आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये तो अंदरूनी की बात हो गई कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा, कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा, वो आपको कैसे इन्फेक्शन कॉज करेगा, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये यहाँ की बात हो गई। लेकिन कई बार जो चोट होती है वो बाहर से लग जाती है, इंजरी हो जाती है हम लोगों को। अब उस इंजरी के दौरान हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो उस इंजरी में क्या है भाई, ब्लीडिंग हो रही है, सबसे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो वहां पे आपने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम में रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में अगर ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है तो इंसान को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हार्डली 5 to 6 लीटर्स खून होता है और 5 to 6 लीटर को खून को ब्लीड आउट होने में मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 घंटे लगने हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और दैट डिपेंड्स ऑन कि वो चोट कितनी गहरी है। अगर वो चोट बहुत गहरी होगी तो हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स ऑल्सो। तो उस कंडीशन में अब क्या है भाई, बॉडी को ब्लीडिंग को रोकना है। सबसे पहला टास्क यही होता है बॉडी का कि आपको ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। तो उसी तरीके से हमें भी कभी सिंपल कट लगता है, कुछ होता है, तो हमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम देखते हैं हम क्या करते हैं, ऊपर से एक ऐसा प्रेशर देते हैं, ठीक है, प्रेशर देते हैं। आफ्टर 4-5 मिनट्स के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पतली सी, ठीक है, देयर विल बी अ काइंड ऑफ कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर की हम लोगों को देखने को मिल जाती है। एक्चुअली दीज आर द सेल्स विच आर हेल्पिंग इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच इज नोन एज द प्लेटलेट सेल्स। ये प्लेटलेट्स हैं जो कि आपके ब्लड को क्लॉट कर रही हैं। क्लॉट मतलब थक्का जमना, ठीक है, आपको ब्लड को ये सॉलिडिफाई कर दे रही हैं ताकि ब्लड बाहर ज्यादा ब्लीड ना हो और आपकी बॉडी का ब्लड लॉस ना हो। क्वेश्चन एक चीज समझ के रखिएगा, एक क्वेश्चन मैं एमसीक्यू के तौर पे बताना चाहूंगी। हमारी ब्लड में एक केमिकल है जिसका नाम है हिपैरिन। एक केमिकल है जिसका नाम है हिपैरिन। ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के अंदर, ये हम बॉडी के अंदर ब्लड को जो है जमने से रोकता है। अगर हिपैरिन है तो हिपैरिन की वजह से ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कभी नहीं जमेगा। लेकिन जैसे ही यही हिपैरिन आपका एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एंटी हिपैरिन के फॉर्म में और ये ब्लड को सॉलिडिफाई करने लगता है और ये मैसेजेस भेजता है अलग अलग सेल्स को कि भाई नाउ यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से कुछ दिक्कत हो रही है, एंड वहाँ पे अलग अलग प्रोटीन्स आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं, देन देयर विल बी क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्टेड। तो ये इस तरीके से फंक्शन है। तो हम लोग जल्दी से समराइज कर देते हैं कि आरबीसीज ऑक्सीजन को हेल्प करेंगी, डब्ल्यूबीसी बेसिकली इम्यूनिटी में हेल्प कर रही हैं हम लोगों को। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो ये हमें हेल्प करती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। क्विकली हम लोग रैप अप कर लेते हैं ब्लड वेसल्स को लेकर के। ब्लड वेसल्स दीज आर द ट्यूब्यूल और it is a kind of capillaries which are present in our body for the transportation of the blood. As we can understand, ये हम लोगों ने कभी पढ़ा था कि छोटे क्लासेस में कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता था, एक ओपन होता था, एक क्लोज होता था। इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, वहाँ कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता था, वहाँ डायरेक्टली बॉडी की कैविटी में ब्लड फ्लो करता था। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, एज ह्यूमन बींग्स आर हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव ब्लड वेसल्स for flowing of the blood inside the body and for the distribution of the blood in the body parts. So in case of blood vessels we have three basic things. The first one is known as your arteries and the another one is your veins and the smaller one is known as your capillaries. So when we talk about the capillaries, when we talk about the capillaries action, if you talk about, the arteries are always carrying pure blood, veins are always going to carry impure blood, and capillaries are going to carry both the type of blood but they are very fine in size. साइज के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो वो बहुत ही पतली और महीन होती है और जिस भी पोर्शन में आर्टरीज या वेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है वहाँ पे कैपिलरीज जाकर के ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और वापस से वहाँ से जो भी चीज़ें उनको कलेक्ट करनी है उन सारी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं। अगर हम बात करें सेल स्ट्रक्चर की तो उनकी जो वेसल्स होंगी वो थोड़ी थिक होती है। वाई? बिकॉज दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जब ब्लड पंप करता है ब्लड को तो वो बहुत प्रेशर के साथ पंप करता है एंड फॉर बियरिंग दैट प्रेशर कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट ना हो, कुछ भी ना हो, इस चीज़ के लिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है। वॉल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेन्स को लेकर के तो वेन्स का ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी थिक सी होती है, इलास्टिक होती है और जनरली वेन्स आपकी अपर सरफेस में होती है एंड आर्टरीज आपकी इनर सरफेसेस में पाई जाती हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि आर्टरीज आर ऑलवेज गोइंग टू कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स आर ऑलवेज कैरिंग इम्प्योर ब्लड। एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के केस में। तो होप आपको इतनी चीजें मेरी समझ में आई होगी। इन माय सेकंड वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।
And if you like this video, do like this video and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.